नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज फिर उपस्थित हूं आपके बीच। आज हम आपसे बातचीत कराएंगे श्री सतपाल आनंद जी की। सतपाल आनंद जी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला कमेटी कैथल हरियाणा के सचिव हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार कुलदीप। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। थैंक यू सर, जैसा कि मीडिया में आया है और आपकी पार्टी के विभिन्न नेताओं ने भी अपीलें की हैं कि आने वाली 24 मार्च 2026 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के बैनर तले एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता था कि इस रैली को क्यों जरूरत पड़ी करने की, मतलब इस रैली को आयोजन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, या वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आप इस रैली के मंच से उठाना चाहते हैं। कुलदीप, लंबे टाइम से जब से ये सरकार, भाजपा की सरकार, सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, इसने तमाम जितने भी फैसले लिए हैं, जो वायदे किए थे वो तो कोई निभाए नहीं है, उसके उलट किया है। और अलग अलग तरीके से कभी किसानों के खिलाफ 3 बिल लेके आए, कानून बनाए उन्होंने। उसके बाद उसके साथ ही जो लेबर कोड है, जो मजदूरों के हक के अब तक जो लंबी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उन्होंने अपने अधिकार सुरक्षा के, सेवा सुरक्षा के, यूनियन बनाने के, पक्की नौकरी के, इन चीज़ों के जो अधिकार हासिल किए थे, श्रम कानूनों को ख़त्म करने की इन्होंने ख़त्म कर दिए। और 4 लेबर कोड, जिससे कि मजदूर का जीवन एक गुलामी भरा जीवन हो जाएगा। ना वो यूनियन बना पाएगा, ना उसकी कोई पक्की नौकरी की सेवा शर्तें कोई सुरक्षित नहीं होंगी, वेतन भी कोई निश्चित नहीं होगा। काम के घंटे 8 घंटे से 12 घंटे कर दिए गए हैं और कई जगह लागू भी कर दिया गया है। बहुत सारी बड़े बड़े इंडस्ट्री में, पानीपत रिफाइनरी में देखते हैं, और कई जगह भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन इसके खिलाफ हो रहे हैं। ये इस तरह की नीतियां अब किसान के खिलाफ पहले जो बिल पास किए थे इन्होंने, उनको इनको पर जब आंदोलन चला वापस लेना पड़ा। अब फिर बीज विधेयक लेके आ गए। किसान अपने खेत में अपने लिए बीज नहीं उगा सकता। बीज उगाएगा तो वो अपना, अगर कोई फसल पैदा होगी घर के बीज से, उसको खरीदा नहीं जाएगा। मतलब हर तरह से कंपनियों से तो बीज खरीदना पड़ेगा, उन्हीं से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, और उन्हीं को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे किसान बहुत ही आहत भी हैं, और पीछे लंबे आंदोलन के बाद वो वापस करवाए थे कानून। इस तरह से तमाम तरह के जन विरोधी कानून लेके आए जा रहे हैं। बिजली को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। पहले एक सिंपल नॉर्मल मीटर होते थे, उसके बाद प्लास्टिक के, जिनको चाइनीज़ मीटर कहते हैं, ये भी लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ चलते थे। अब उसको बिल्कुल ही स्मार्ट मीटर, जिसका चिप वाले मीटर, एडवांस में जिसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में बिजली मिलेगी, और वो कभी भी जैसा पेमेंट ख़त्म होएगी तो बिजली आपकी बंद हो जाएगी। पहले क्या था, किसान के पास, मजदूर के पास कभी अगर बिल का पैसा नहीं है तो बाद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद दे सकता था, थोड़ा बहुत फाइन लग जाता था, बिजली नहीं कटती थी। उसकी दिनचर्या बिजली के बिना एकदम रुक जाएगी। दूसरे जो ट्यूबवेल की बिजली है वो बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे कि किसान उसको पे नहीं कर पाएगा। आम घरों की बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, और बिजली एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना किसी का भी काम आज नहीं चल सकता। ये निजीकरण करके कुछ कंपनियों को, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये रैली बुलाई गई है। एक मिनट सर, मैं थोड़ा इसको और सरल ढंग से समझने की कोशिश करता हूं ताकि दर्शकों तक भी सही ढंग से सूचना जाए। अभी जो आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियां और फैसले हैं। मजदूर विरोधी ये कि जो श्रम कानून, जो मजदूरों ने संघर्ष करके
बनवाए थे, जो मजदूरों को एक सुरक्षा प्रदान करते थे, वो खत्म करके जो 4 लेबर कोड पूंजीपतियों के हक में बनाए हैं, मजदूरों की गुलामी शुरू होगी जो फैक्ट्रियों में, एक तो उसके खिलाफ, और किसानों में भी जो 3 कृषि कानून सरकार लेके आई थी, जो किसानों के खेत और फसल को लूटने के लिए, उनको चोर दरवाजे से सरकार लागू कर रही है। आपने बीज भी देख के जो दुष्परिणाम का जिक्र कराया, बिजली का है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, और जो बिजली बिल जिसके माध्यम से आम लोगों पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा, ये जो मुद्दे हैं किसान मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, जो सरकार के हमले, उनके विरोध में आपकी पार्टी दिल्ली में रैली आयोजित कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी जो रोजगार है, रोजगार का सवाल है, कहीं पे भी पहले तो नौकरियां भर्ती निकलती नहीं, निकलेगी तो नकल के नाम पे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, कई साल उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। जो नौजवानों का इस तरह से रोजगार ना दे के भविष्य खराब किया जा रहा है, और पोस्टें सारी वैकेंट पड़ी हैं, बेरोजगारी है। अगर किसी को रोजगार दिया भी जा रहा है कच्चा पक्का, कहीं HKRN के नाम पे हरियाणा में जैसे देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ तक के आर्मी में, सेना में भी अग्निवीर की योजना लेके आ गए। तो इस तरह से स्थायी रोजगार का बिल्कुल खात्मा करने की तरफ सरकार ये बढ़ रही है। ये जो जन विरोधी कानून हैं इनके खिलाफ भी, और दूसरे जो कर्मचारी भाई हैं हमारे, उनकी जो पुरानी पेंशन है वो ख़त्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन ला दी गई है, और उसको कर्मचारी नो पेंशन स्कीम मानता है। तो इन अधिकारियों से वंचित करने की जो साजिश की गई है, उसके खिलाफ भी हम ये चाहते हैं कि भी पुरानी पेंशन उनकी बहाल की जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और जो खाली रिक्तियाँ पड़ी हैं उनको भरा जाए, ताकि किसानों मजदूरों के बच्चों को रोज़गार मिल सके और बेरोज़गारी कुछ हद तक कम हो सके। और इसी से बेरोज़गारी से ही नशा, अपराध, ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार समय पे इनका कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऊपर से कभी यूरोप से डील, मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है, अमेरिका एक तरफा व्यापार समझौता लागू करवा रहा है। जो टैरिफ हमारे ऊपर, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, उसके ऊपर 3% टैरिफ लगता था, टैक्स जिसको बोलते हैं, अब वो 18% लगेगा। उसका जश्न मनाया जा रहा है, पता नहीं कैसा जश्न है वो। मतलब सर 3% से 18% टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लागू कर दिया, और वो एक तरफा घोषणा कर रहा है, भारत सरकार कुछ बोल ही नहीं उसके ऊपर। इसके अलावा जो वहाँ से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था उस पर 30% टैक्स से लेके 100% तक टैरिफ लगता था। वो अमेरिका ने सीधे कह दिया कि भारत नहीं लगाएगा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, जो वो कह रहा है वही मान रहे हैं। मतलब अमेरिका से जो आयात होगा उस पर जो भारत टैक्स लेता था वो सारा खत्म कर दिया, वो जीरो पे कर दिया। मतलब तो अपना पे तो अपना माल जाओगा तो अमेरिका ने 3% से 18 कर दिया, और उनका माल अपना होगा वो जीरो कर दिया। इसके साथ ही कृषि उत्पाद हैं। अब एक तरफ तो मंत्री जी कहते रहेंगे कि कृषि उत्पाद नहीं है, जबकि कपास का तो आयात शुरू हो चुका है, वो कृषि उत्पाद नहीं है क्या? उसके ऊपर हम 11% टैक्स लगाते थे, वो अब बिल्कुल ख़त्म करवा दिया। वही घोषणा कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह जो और प्रोडक्ट हैं वो भी आ रहे हैं, और उसमें कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें आएंगी, बीज आएंगे, उससे और यहाँ स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जितना आयात हमें ज़रूरत है नहीं, इतना 9 लाख करोड़ का आयात, तो इस तरह से बहुत जो देश की इकोनॉमी को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की खेती को जो चौपट करने की जो साजिश है, और अमेरिका का क्या दबाव है नहीं समझ में आता, तो उसके खिलाफ भी इस रैली में आवाज़ उठाई जाएगी। इसको थोड़ा यूँ समझा जा सकता है जी, जो कृषि और डेयरी के उत्पाद आएंगे अमेरिका या दूसरे पूंजीवादी देशों से, उसका असर पड़ेगा भारत की कृषि और यहाँ के किसानों के ऊपर। इसके साथ जो मतलब इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है यहाँ की, जो छोटे मोटे कारखाने हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट से कुछ आइटम बनती हैं या हमारे अनाज से बनते हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले 14 साल से, जिस तरह की 12 साल से जो नीतियाँ चल रही हैं 2014 से लेके, उन सब के खिलाफ जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है।
और उसकी तैयारियों के सिलसिले में अभी इस रैली का नाम भी जन आक्रोश रैली रखा गया है। अच्छा, आपकी रैली का क्या नाम रखा पार्टी जन द्वारा? आक्रोश रैली। जन आक्रोश रैली, मतलब जनता का जो आक्रोश है वो प्रकट होगा उस रैली के माध्यम से। और अच्छा, इसमें एक बात और सर, जो आपकी बातचीत के अंदर से निकल कर आई कि जो एक प्रकार से अमेरिका जो देश है पूंजीपतियों का, अमेरिकन कारपोरेट्स या बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशंस की जो दादागिरी है, उस पर कहीं ना कहीं भारत की सरकार, उसमें भारत की संप्रभुता का, भारत के स्वाभिमान का, या भारत की जो एक डिग्निटी है उसकी रक्षा करने की बजाय घुटने टेको नीति अपना रही है अमेरिका के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका ने, उसमें भी यही हुआ। वहाँ के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी सरेआम हत्या कर दी गई और 5 दिन तक हम उसकी निंदा तक नहीं करते, हमारे देश के नेता उसके ऊपर शोक तक व्यक्त नहीं करते। तो इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी इनकी नीति टोटली फेल की तरह से है। विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। अभी देखिए, पहले ईरान से तेल हम लेते थे, ईरान हमारा चावल लेता था, हमने तेल लेना बंद कर दिया, उसने चावल लेना बंद कर दिया। उसी की वजह से हमारी बासमती बहुत सस्ती यहाँ पे बिकती रही किसानों की। और उसके बाद उन्होंने कह दिया, अमेरिका ने फरमान जारी कर दिया कि ईरान से तेल नहीं लोगे। ईरान से तेल बंद हो गया। रसिया से ले रहे थे, जो हमारा रुपए में हम ईरान को भी पेमेंट करते थे और रसिया को भी पेमेंट करते थे। अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, पाबंदी लगा दी, वो तेल लेना बंद कर दिया। अब जब ये जंग चल रही है, इसके बीच में अब कह रहे हैं कि हम 1 महीना के लिए हमने इंडिया को परमिट कर दिया। वो कौन है? थानेदार है इस दुनिया के? कौन है वो परमिट करने वाले? मतलब भारत का आजाद देश है, आजाद देश है। ये क्यों नहीं कहती हमारी सरकार कि हम अपनी मर्जी से जहां से मर्जी खरीदें, जहां मर्जी बेचें, जिससे मर्जी समझौता लेन देन करें, मतलब भारत से हमें तेल सस्ता मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा देश है, क्यों, किस बात का दबाव? एक छोटा सा देश है हंगरी, 95 लाख की आबादी है, उसका मंत्री कह रहा है कि भी हम जहां से मर्जी लें, हमें कोई कुछ कहने वाला कौन होता है? नेटो का हिस्सा है, नेटो का मेंबर है, वो कह रहा है हम जहां से मर्जी लें, हम रसिया से लेंगे, जहां से मर्जी लेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सवाल है आज, वो भी वहां उठाए जाएंगे। बिल्कुल उठाए जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सवालों का यहाँ के राष्ट्रीय सवालों से, लोकल सवालों से भी देना। अभी आप देख रहे हो ईरान के साथ जो, ईरान के ऊपर जो एक तरफा हमला है, जंग ना कहें इसको, एक तरफा हमला है उनका, उसके बीच में हमारे यहाँ LPG की कितनी शॉर्टेज आ गई। अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो यहाँ डीजल का, पेट्रोल का रेट जो $60 थे आज से 3 महीना पहला पर बैरल कच्चा तेल, आज वो $120 तक पहुँच गया। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जो छोटी मोटी, जैसे कहीं रेस्टोरेंट हैं, कई होटल हैं बड़े, उनमें बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई हो ही नहीं रही है बहुत ज़्यादा, क्या वहाँ भी रोज़गार का नुकसान हो रहा है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है कि जो ईरान के साथ अमेरिका ईरान के ऊपर जंग थोप रहा है, उसके कुपरिणाम भारत पर असर पड़ेंगे और भारतीय जनता को उसका भुगतान करना पड़ेगा, उन पर असर पड़ेगा, महंगाई वगैरह बढ़ेगी। एक सवाल और पूछ रहा था सर मैं आपसे इसी से जुड़ा, तो जो ये आपकी रैली है, जो आप इसमें आप कैथल जिले के विभिन्न गांवों में जा रहे होंगे, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, या कितनी संख्या में लोग यहाँ से हिस्सा लेंगे, या आपकी रैली है ना वो किस लेवल की रैली होगी, कितनी जन भागीदारी की संभावना आप देखते हैं? एक तो हमने इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारी जो टीम है जिला की, वो गांव में जारी, अब भी जारी है, पहले भी जारी थी। इस बीच में हमने 2-3 दिन हमारा जो राज्य स्तर का जत्था है, जन आक्रोश जत्था जिसका नाम दिया हमने, उसमें भी काफ़ी लोगों ने भागीदारी की है। और उसके बाद काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ से सैकड़ों की तादाद में दिल्ली लोग पहुँचेंगे। लोगों के अंदर नीतियों के प्रति बहुत आक्रोश है। कल मैं वहाँ चीका मंडी में था, वहाँ एक पत्थर की दुकान है, उनके पास बैठे थे, कहता जी खड्डे देखो कितने कितने हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरी हालत है, शासन प्रशासन इतनी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इवन के एक्सीडेंट में डेथ भी हो रही है। चीका एक खड्डे में स्कूटी लगी किसी की,
वो नीचे गिरा, पीछे से ट्रक आ गया, मारा गया। जैसे उसकी डेड बॉडी उठाई, उसके बाद सिर्फ वही खड्डा भर दिया। इतना मतलब इनका वो हो रहा है कि भी जिसका किसी की जान माल की किसी के परवाह नहीं है। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा सर आज की बातचीत का। मैं खुद भी देखता रहा हूँ और बहुत से लोगों की ये एक प्रकार की रिसर्च का परिणाम भी है कि जो वामपंथी पार्टियां हैं या आपकी जो पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, आप लोग कभी जाति का या धर्म का नारा नहीं लगाते जन लामबंदी के लिए, जबकि आप देखोगे कि पिछले कई सालों से भारत की राजनीति को इस ढंग से तो लाया जा रहा है कि हर कोई मैं फलानी कास्ट का लीडर हूँ, हम फलाने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आप जन मुद्दों की बात करते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, और जब जनता की जो भावुक अपील है वो कास्ट के साथ अटैच होती है, धर्म के है, आप इन जो स्थापित जो एक पैटर्न है राजनीति का, इसको फॉलो क्यों नहीं करते? आप कभी ये नहीं कहते वह फलानी जाति का लीडर है कम्युनिस्ट या फलाने धर्म का लीडर है, आप ये नारे क्यों नहीं लगाते? इसका क्या कारण है? मैं समझता हूँ कि जितना इन धर्मोन्माद में, जातिवाद में इस देश की जनता को फंसाया जाएगा, उतना ही देश को और देश की जनता को पीछे ले जाया जाएगा। अगर इन जो भी समस्याएं हमारी हैं, सबसे पहले तो ये जो जातिवाद की और जो सांप्रदायिक बंटवारे की, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान सत्ता का आधार यही है। अगर वो इस बात को छोड़ दे, जनता के मुद्दों की बात करे, तो शायद वो ज़्यादा दिन राजनीति में, क्योंकि जनता के मुद्दे तो हल करने नहीं हैं। हम हमेशा जनता के मुद्दे, जनता के इशू, जनता के समस्याएं, उनकी राजनीति करते हैं। हम ना तो कभी जाति की ना धर्म की कोई राजनीति की है, और हम इसके खिलाफ भी हैं, और ये संविधान के खिलाफ भी है, ये देश के खिलाफ भी है। ये देश विरोधी कदम है लोगों के बीच में फूट डालना, उसको हम कतई स्वीकार नहीं करते। हम हमेशा किसानों को, मजदूरों को, मेहनत करने वालों को, सबको गोलबंद करते हैं, संगठित करते हैं। हम कभी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई गोलबंदी न करते हैं, और हम उसके सख्त खिलाफ भी हैं। इसलिए आपकी पार्टी हमेशा जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा होती है या कोई जाति की आग लगती है तो उसको बुझाने में अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि लोगों को खुद ही जागरूक रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे नौजवानों से हमारी पार्टी अपील करती है कि इस तरह की जो जातिवादी और जो सांप्रदायिक नफरत की दुहाई है, इससे बच के रहें, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करें। भविष्य उनका है, भविष्य देश का है सामने, और इन चीज़ों से हमें नुकसान ही हो रहा है, जिससे हमारा रोज़गार का भी नुकसान हो रहा है, और हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का, अपने देश का ही नुकसान करते हैं इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का शिकार होकर। एक लास्ट से लास्ट सवाल है सर आपसे। अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी के मंचों से कारपोरेट के खिलाफ बोला जाता है, भाई अमीर घरानों के खिलाफ बोलते हो आप, भाई जो देश के शीर्ष अमीर घराने हैं, चाहे उनमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और बहुत से नाम है जिनको लिया जा सकता है, इन बड़े घरानों के खिलाफ आप लगातार बोलते हो, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण, हम किसी व्यापार के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, उसके बिना तो देश चल ही नहीं सकता। लेकिन जो एक तरफा उनको सारी छूट, टैक्स में छूट और लूट, और जो उनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे, जो पे करने की हालत में है, हम उसके खिलाफ हैं। हम देश में किसी भी क्षेत्र में किसी एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति या किसी एक घराने की मोनोपोली के खिलाफ हैं। उससे देश को नुकसान होता है, और उनको अननेसेसरी के जो फ़ायदे दिए जाते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन पूंजीवादी नीतियों से, जिससे पूंजीपति तो और ज़्यादा मजबूत होता है, वो तो और ज़्यादा शोषण करता है, और गरीब के लिए बजट में से गरीबों का जो बजट है उसको सिकुड़ा जाता है, चाहे खेती का हो, मनरेगा का तो ख़त्म ही कर दिया। मनरेगा का मुद्दा भी बहुत अहम है इसमें, और मनरेगा के भी बहुत सारे, आपका कहने का अभिप्राय है कि सत्ता की जो नीतियां हैं उनसे अमीर तो और अमीर हो जाता है और गरीब होता चला जाता है। आप इस सिस्टम के खिलाफ हैं? बिल्कुल। और कारपोरेट कहीं ना कहीं गरीब आदमी को लूट के ही दौलत इकट्ठी करते हैं। हमारे देश का कारपोरेट हमेशा सत्ता से मिलके मलाई चाटता रहा है। कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ढंग की, कोई चीज़, कोई खोज बताओगे कोई खोज की है? कोई सुई से लेके कौन सी चीज़ बनाई है हमारे कारपोरेट ने आज तक? आज वो तो आ भी रहा, अडानी जी के साथ मित्रता है मोदी जी की, वो सारा है ही, सबको पता है। अंबानी जी के साथ हैं,
तो आप इनके अच्छा, तो सर आपने हमें समय दिया, हम आपका शुक्रिया करते हैं। और सभी दर्शकों को भी हम कहना चाहते हैं कि जो ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा आयोजित रैली है, जिसका शीर्षक इन्होंने दिया जन आक्रोश रैली, इस रैली में आप भी इनकी बात सुने। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहुँचे, हाँ, और ट्रेन से भी जा रहे हैं, बसों से भी जा रहे हैं, जिस भी साधन से जाना चाहें तो अवश्य अपनी जिन जिन की पीड़ा है वो सभी इसमें हिस्सा लें। और ये भी अपील भी है साथ में। और इस तरह की जो रैली हैं वो आमतौर पर संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होती हैं। और ऐसी रैली जिसमें एक प्रकार के मतलब किसी प्रकार का उद्दंग या कोई कानून कभी हाथ में नहीं लिया जाता, शांतिपूर्ण एक प्रतिरोध जताने के लिए लोग सड़कों पे आएं। और हमारी अपील है जनता से भी कि वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना सीखें। सवाल की संस्कृति सबसे ज़रूरी संस्कृति है। वो अपने नेता से उसकी नीतियों और उसके जो मूल्य हैं, उनकी जो एक प्रकार की मंशा है, घोषणा पत्र, इन सब पर चर्चा करें। तो आज आनंद जी आपने समय दिया, मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी से अपील है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी।